क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हाउ मैनी कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया? कितनी देशों से भारत अपनी भूमि सीमा को शेयर करता है? ऑप्शन है आपके पास 7, 5, 8, 6, 7, 5, 8, 6। बताइए क्या आंसर होगा इसका। आप जब तक आंसर बताइए मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैप। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 7। किन किन कंट्री के साथ शेयर करता है? यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर है अफगानिस्तान, यहाँ पर है चाइना, यहाँ है नेपाल, ये ठीक है 4 हो गए। यहाँ है बांग्लादेश 5, यहाँ पर है म्यांमार, ठीक है, जिसे बर्मा कहते थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट 7 है भूटान। तो ये हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा रेखा शेयर करता है, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, लिख भी दिया है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन में आपके एग्जाम में कि सबसे बड़ी बॉर्डर इंडिया की किस कंट्री के साथ है, तो उसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। 4096 किलोमीटर अप्रोक्स, ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। और सबसे कम भी पूछा जाता है, सबसे छोटी जो बाउंड्री है किसी साथ शेयर करता है, तो वो है अफगानिस्तान, कुछ 106 किलोमीटर शेयर करता है। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर और शॉर्टेस्ट बॉर्डर, ये क्वेश्चन आपका बनता है। लॉन्गेस्ट पूछा जाएगा तो बांग्लादेश हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इंडियन म्यूजिशियन जगजीत सिंह इज क्रेडिटेड फॉर द रिवाइवल ऑफ डैश जेनर ऑफ म्यूजिक या स्लैश पोइट्री। तो आपको आंसर देना है इसका। ऑप्शन नंबर ए लैटिन, जैज, गजल एंड सूफी, ये आपके ऑप्शंस है, आपको जवाब देना है। जगजीत सिंह जी क्या गाते थे? तो वो गाते थे गजल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December। ऑप्शन है आपके पास 1890, 1858, 1885 या 1872। तो आपको आंसर बताना था इसका। तो करेक्ट आंसर की हम बात करें तो 1885 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैंने बताया था कल भी
कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसने करी थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम ने। ठीक है, ये उनके फाउंडर थे। इसका क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे आपके एसएससी एग्जाम्स में। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे? वो थे उमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। ठीक है, और पूछा जाता है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा उसका एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये भी क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया था DPSP जहां से हमने लिया है वहीं से ये बिलोंग करती है और उसका नाम है आयरलैंड। तो ये आयरिश लेडी है। और क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? मैं यहां लिख देता हूं, उनका नाम है सरोजनी नायडू। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है ये सारी चीजें, क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है ये। सरोजनी नायडू जी को और क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनका टाइटल है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है किसे कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। तो मैंने आपको बताया आईएनसी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1885 में। फाउंडर ये देखिए, पहला क्वेश्चन कौन से ईयर में हुई थी, दूसरा किसने फॉर्म किया था, तीसरा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, चौथा वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी फर्स्ट, पांचवा इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। इनमें आपको ध्यान रखना है वुमेन प्रेसिडेंट पूछ रहा है या फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछ रहा है। तो अगर खाली वुमेन प्रेसिडेंट पूछेगा फर्स्ट तो वो एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगर इंडियन वर्ड उन्होंने लगाया है, इंडियन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो उसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर बताइए इसका क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर। पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे होंगे। विच क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन एंड आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। ठीक है, सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं, किस सेल को? ऑप्शन है आपके पास लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम्स या क्लोरोप्लास्ट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर सही आंसर की हम बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स। क्यों कहते हैं इसको सुसाइडल बैग्स? तो मैं आपको बता देता हूं। अगर इफ सेल डैमेज्ड, अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है तो उसके लिए फिर लाइसोसोम्स कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसे हम कहते हैं। वो फिर सेल को मार देता है उस एंजाइम से। तो लास्ट में
सेल मर जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द डबल डोम feature of Indo-Islamic architecture was introduced by which dynasty of Delhi Sultanate? ऑप्शन है आपके पास, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी या लोधी डायनेस्टी। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो डबल डोम का फीचर लोधी डायनेस्टी में देखा गया है। ठीक है, वहां से इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन क्या बनता है मैं बताता हूं आपको। सीक्वेंस पूछ लेता है डायनेस्टी के, कहां के? दिल्ली सल्तनत में। तो जैसे कि बताना है कि ये फर्स्ट डायनेस्टी है, इसके बाद कौन सी होगी, पूरा सीक्वेंस पूछता है, तो वो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। फिर इसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, फिर इसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। फिर इसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी। ठीक है, पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, और फिर इसके बाद आती है आपकी लोधी डायनेस्टी, जो कि यहां पर करेक्ट आंसर है। तो ये सीक्वेंस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी थी इनमें से, गिवन ऑप्शन में से, तो आपका आंसर हो जाएगा खिलजी डायनेस्टी। इसी तरह ये बाकी पूछ लेंगे, तो करेक्ट सीक्वेंस ये हो रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। बताइए, नॉवल के बारे में पूछा गया है, क्या आंसर होगा इसका? साउंड क्लियर है? चेक कर लेता हूं एक बार। कमेंट में आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? शादी का बस है क्या? ये सामान के साथ रखो। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, तो करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते पहले, द इनविजिबल मैन। ये आपको पता है सीबीएसई के 12th क्लास में लगाई गई है इंग्लिश में ये नॉवल। ठीक है, द इनविजिबल मैन आप सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेमस ऑथर किसने लिखी है ये? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा H.G. वेल्स। ठीक है, तो अगर यहां पर ऑप्शन नंबर दिया है बी, विलियम शेक्सपियर, तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है आपके पास आपके एग्जाम में। आंसर इसका क्या होगा? कालिदास। आपको पता है ये फेमस पोएट है।
ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए क्या आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से कौन सा नहीं है भारत का, बताओ। ऑप्शन है आपके पास कोल्ड डेजर्ट, गिर फॉरेस्ट, सुंदरबन और या नीलगिरी। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। गिर फॉरेस्ट नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, गिर फॉरेस्ट। सुंदरबन डेल्टास है और नीलगिरी भी है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिर फॉरेस्ट, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बताइए क्या आंसर होगा इसका। What was the purpose behind the pillars of Ashoka? बताइए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, टू स्प्रेड बेरी गोशा, नेक्स्ट टू स्प्रेड मास कंजर्वेशन, टू स्प्रेड सेक्टेरियन फेथ, टू स्प्रेड द धर्मा पॉलिसी। तो क्या आंसर होगा बताइए। अशोका पिलर्स के बारे में पूछा है क्वेश्चन, क्या पर्पस था इन पिलर्स का। तो इन पिलर्स का पर्पस था धर्मा पॉलिसी को स्प्रेड करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं हम यहां पर, अशोका ने अपने बेटा और बेटी दोनों को भेजा था श्रीलंका में, क्या करने के लिए बताते हैं अभी। सन है महेंद्र, ठीक है, और डॉटर है सन और डॉटर को भेजा था इन्होंने श्रीलंका में। टू प्रमोट बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए आप जानते हैं अशोका ने अपनी बेटा बेटी को भेजा था श्रीलंका में टू प्रमोट बुद्धिज्म। ठीक है, श्रीलंका में भेजा था। डॉटर का नाम है संघमित्रा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। टू प्रमोट बुद्धिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर बताइए। विच फॉलोइंग प्लेयर वॉज वाइडली नोन बाय द नेम ऑफ फ्लाइंग सिख। सभी को पता होगा इसका आंसर। तो इन पे मूवी भी बनी थी इन्हीं के नाम पे, मिल्खा सिंह। तो ये इनका टाइटल है, ये फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी इनका निधन हो गया था 2021 में जून में। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आंसर आप बताएंगे। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय चेतन भगत। चेतन भगत का नाम तो सभी ने सुना होगा, तो आप नॉवेल्स के बारे में बताइए उनकी, इनमें से कौन सी नॉवेल्स है चेतन भगत की। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, अनटचेबल्स, आवर स्टोरी नीड्स नो फिल्टर, द वाइट टाइगर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये चेतन भगत की है नॉवल। अन्य नॉवल की बात करते हैं, 2 स्टेट्स, इस पे भी मूवी बनाई थी जिसमें अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट थे। और हाफ गर्लफ्रेंड, इस पे भी मूवी बनी थी।
जिसमें अगेन अर्जुन कपूर और वो शक्ति कपूर की बेटी का नाम क्या था, वो थी। और what young India need? India wants. What young India wants, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। किसकी पुस्तक है ये, किसने नॉवल लिखा है ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा चेतन भगत, ठीक है। तो काफी फेमस राइटर है ये। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है आंसर बताओ। Which among the following festival is associated with the अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश से कौन सा फेस्टिवल एसोसिएटेड है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास सोलुंग, वंगाला, उगादी या पोंगल। करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स में देना है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सोलुंग। अरुणाचल प्रदेश का ये फेस्टिवल है। एक फेस्टिवल और पूछा जाता है लोसार, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। और बात करते हैं हम यहाँ पर उगादी की, तो ये है मेघालय का। बहुत कॉमन पूछा जाता है ये उगादी फेस्टिवल कहाँ पर है, तो कहाँ का है ये, विच स्टेट का, तो आंसर मेघालय हो जाएगा। पोंगल आपसे पूछे तो ये जनरली पूछा नहीं जाता, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का भी है, तेलंगाना का भी है और कर्नाटका का भी है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कर लीजिए पहले इसको। अरुणाचल प्रदेश का है फेस्टिवल सोलुंग और लोसार, ठीक है। तो बताइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आंसर भी दीजिए आप। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान? जुड़वा 2 एक मूवी आई थी, उसमें भी आंसर था इसका काबुल। काबुल इसकी है कैपिटल अफगानिस्तान की, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था ये, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग। इसकी बात मैंने करी थी लास्ट क्लास में। और नेशनल एंथम इज अ डैश ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन, क्या है बताइए। ऑप्शन आपके पास है डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट या ड्यूटी और या लीगल राइट। क्या है इसका आंसर? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या कानूनी अधिकार, क्या है ये? नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम को, तो ये है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। जो कि फंडामेंटल ड्यूटी आपको बताया था मैंने, दिया गया है पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में। पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में ऐड करी गई है। मैंने आपको बताया था ये
लेटर का क्या सिस्टम है, लेटर तब लगाते हैं जब हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होती है या संविधान में संशोधन जब करते हैं हम, तो ये लेटर्स का यूज होता है। तो मैंने आपको बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो कि है राइट टू एजुकेशन RTE, वो ऐड करी थी हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट टू एजुकेशन, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हमने 86 में ऐड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें कहा गया है कि सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो अपने चिल्ड्रंस को 6 से 14 साल तक के लिए प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। ठीक है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन वो प्रोवाइड कराएं। ठीक है, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, किसके टाइम में? इसे पूछा जाता है कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे आया था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये आया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है ये सारी चीजें। पार्ट 4 में है DPSP, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स हैं आपके किसमें? पार्ट 3 में। ठीक है, और लीगल राइट, इसकी अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हटा दिया गया है संविधान से हमारे। आर्टिकल नंबर 19(1) के F में दिया गया था ये प्रोविजन की राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 19A के F में दिया था। ठीक है, जो कि रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 31, ठीक है, उसमें भी था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। दोनों को हमने रिमूव कर दिया है। पहले ये होता था फंडामेंटल राइट हमारा, लेकिन अब ये है लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, कानूनी अधिकार है केवल, पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। डाल किस में दिया है अब राइट टू प्रॉपर्टी को? आर्टिकल नंबर 300A में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई कि आपको ध्यान रखना है। हर लाइन से इसमें क्वेश्चन बन जाता है, किसके टाइम पे आया, कौन से ईयर में आया, कौन सा पार्ट है, कौन सा आर्टिकल है, सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले 10 थी, अब 11 है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में हुई, उसमें क्या था? RTE राइट टू एजुकेशन के बारे में, कितने साल से कितने साल तक के लिए? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को प्रोवाइड करना। तो नोट कर लीजिए इसको आप। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर दीजिए इसका, क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 फंडामेंटल ड्यूटीज में था ये रिस्पेक्ट करना नेशनल फ्लैग को, ठीक है, नेशनल एंथम को, और प्रोटेक्ट करना हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये सब चीजें दी गई हैं। आपके लिए मौलिक अधिकार है तो आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं देश के प्रति। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनल पीस और हार्मनी को भी प्रमोट करना है। ठीक है, और क्या था? फ्रीडम स्ट्रगल की
भावना जो है उसको भी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें दी गई थी। आर्टिकल नंबर 51 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर नंबर 15 क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका आंसर। In which type of farming the land is used for growing food and fodder crop and rearing livestock? ऑप्शन है आपके पास शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सबसिस्टेंस फार्मिंग या मिक्स्ड फार्मिंग या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आंसर बताइए। तो अगर हम आंसर की बात करें तो मिक्स्ड फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें फूड और फॉडर क्रॉप्स के और रियरिंग लाइव स्टॉक में आपके ये भेड़ बकरी आ जाते हैं इनका, तो मिक्स्ड फार्मिंग करेक्ट आंसर है। बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे कि एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, उस पे ये लोग खेती करते हैं, फार्मर्स खेती करते हैं, इस पे खेती की जाती है। तो इस पे जब खेती करते हैं तो कुछ साल इस पे बड़ी अच्छी फसल होती है, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये लोग जंगल में शिफ्ट कर जाते हैं या किसी और एरिया में चले जाते हैं, वहां पर पहले पेड़ों को काटते हैं, ठीक है। फिर जब उसको उनका जो वेस्ट रहता है उसको वहीं जला देते हैं, ताकि इससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वहां पर फिर खेती करते हैं। ऐसे करते करते ये चलते जाते हैं आगे। तो ये है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट दिया गया है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मर प्रोड्यूस उतना ही करता है जितने की उसकी नीड होती है, ठीक है। फार्मर अपने लिए अपनी फैमिली के लिए उतना ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। छोटे किसान ऐसा करते हैं, इस फार्मिंग को सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर बताओ। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड, बताओ। इसमें बता देता हूं मैं आपको कि आरबीआई के पास सोल मोनोपोली है कि वो करेंसी को प्रिंट कर सकती है और किसी के पास नहीं है। आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, ठीक है, जिसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है, हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन के साथ, ठीक है। जिसका एक्ट है, किस एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 में एक्ट आया था, 1935 में इसका गठन हो गया था आरबीआई का, ठीक है। तो करेंसी नोट, और मैं आपको इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन बता देता हूं। पूछते हैं कि मिंटिंग, ये करेक्ट आंसर होता है किसका, कॉइन्स की प्रिंटिंग को मिंटिंग कहा जाता है, ठीक है। ये वोकेबलरी का आपका एक क्वेश्चन है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड फ्लैट मनी। ये फिएट नहीं है, फ्लैट मनी होगा इसका आंसर, इसको फ्लैट मनी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के लोगो में क्या दिया है, ये भी एसएससी में क्वेश्चन था। टाइगर और पाम ट्री है उसमें, ठीक है, या ये भी आपको ध्यान में रखना है। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन था ये। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। आप जानते हैं भूकंप अभी आया था रिसेंट, नेपाल में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, और दिल्ली में भी आया था। दिल्ली में आता रहता है अक्सर, लेकिन काफ़ी इंटेंसिटी का नहीं रहता है,
सीस्मिक जोन्स रहते हैं ये सब कुछ। और करेक्ट आंसर आपको यहाँ बताना है, हाइपोसेंटर, एपिसेंटर, सेंटर पीस या सेमी सेंटर। क्या आंसर होगा? सतह पर भूकंप के केंद्र के निकटतम बिंदु को डैश कहा जाता है, नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ अर्थक्वेक, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर की बात करने से पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहां। ये क्या है हमारा? फोकस, जिसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने सर्कल बनाया ये है सीस्मिक वेव्स, और ये सरफेस है ऑफ अर्थ का। ठीक है, ये उसके अंदर में चल रहा है, इसको कहते हैं सीस्मिक वेव्स। ठीक है, यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन जनरेट हो जाती है, क्रैक्स बेसिकली। इसको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो फोकस के रिस्पेक्ट में नियरेस्ट पॉइंट क्या है? ये फोकस है, इसके रिस्पेक्ट में नियरेस्ट पॉइंट अगर हम अर्थ सरफेस पे ले जाएं तो उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखना है। अभी तो एपिसेंटर के बारे में पूछा है, फोकस के बारे में पूछ लेगा तो बता देना आपको। ठीक है, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे की बात चल रही है, ये सरफेस है, आप समझ रहे होंगे, सीस्मिक वेव्स आती है। और करेक्ट आंसर यहाँ पर एपिसेंटर हो जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट टू द फोकस ऑफ अर्थक्वेक ऑन द सरफेस, ये सरफेस है, ये फोकस के नियरेस्ट पॉइंट है, एपिसेंटर। और क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम्स में? इंटेंसिटी किस स्केल से मापते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा मर्कली। मर्कली स्केल से आपका इंटेंसिटी मापी जाती है अर्थक्वेक की, भूकंप की। और भूकंप को इंटेंसिटी की हमने बात करी, मर्कली स्केल से नापते हैं। और वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ को नापते हैं अर्थक्वेक की रिक्टर स्केल से। ठीक है, रिक्टर स्केल आंसर हो जाता है जब अगर वेवलेंथ की बात चल रही हो, और मर्कली स्केल आंसर तब हो जाएगा जब किसकी बात चल रही हो? इंटेंसिटी की। दोनों क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर दीजिए, आंसर बताओ, आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? गंगौर फेस्टिवल ऑफ राजस्थान, यही क्वेश्चन है। गंगौर फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इज एसोसिएटेड विद विच गॉड एंड गॉडेस, किस देवी देवता से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है लॉर्ड राम, गॉडेस सीता, लॉर्ड शिव, गॉडेस पार्वती, लॉर्ड विष्णु, गॉडेस लक्ष्मी, या लॉर्ड सूर्य एंड गॉडेस प्रभा। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड गॉडेस पार्वती। तो इस फेस्टिवल में इन दोनों की पूजा की जाती है, भगवान शिव की और देवी पार्वती जी की। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का?
बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय इंदु सुंदरेशन। सुंदरेशन, इंदु सुंदरेशन ने इसमें से कौन सी बुक लिखी है? द फेस्ट ऑफ रोजेस, अजय, राइज ऑफ काली, द सीक्रेट ऑफ नागाज, द यंग, द वन यू कैन नॉट हैव। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा द फेस्ट ऑफ रोजेस। ठीक है, इंदु सुंदरेशन उन्होंने ये लिखी है पुस्तक द फेस्ट ऑफ रोजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भक्ति सेंट नयानार वर डिवोटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? भक्ति सेंट नयानार्स किसके डिवोटी थे, किसके भक्त थे? बताओ, आपके ऑप्शंस हैं मुरुगन, शिवजी, विष्णु जी, इंद्रा। बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, शिवा। तो उनके ये भक्त थे नयानार्स, शिव जी के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 21, हाई हक डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? सिक्किम, आंध्र प्रदेश या त्रिपुरा, राजस्थान? क्या आंसर है आपका, बताओ। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, बताइए। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा का ये डांस है, डांस फॉर्म है हाई हक। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है गेरिया डांस भी होता है। ठीक है, जो कि गेरिया ट्राई भी करती है। ठीक है, राजस्थान का हमने बात करी थी कालबेलिया, जिसमें वुमेन्स सांपों की पोशाक में डांस करती हैं। ठीक है, कालबेलिया बहुत पूछा जाता है राजस्थान का ये, और पूछ लेता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें कि सांप की पोशाक पहन के वुमेन्स डांस करती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ। द HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए HSRA की। ठीक है, इज फाउंडेड इन, यहाँ पर ईयर पूछा है, HSRA किस साल फाउंड की गई थी, इसका गठन कब हुआ था, स्थापना? 1928 में HSRA की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इससे पहले इसी ग्रुप का नाम था HRA। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, बात करते हैं 2022 में की क्वेश्चन की। तो HSRA किसने फाउंड किया था, फाउंडिंग मेंबर कौन था? तो उनका नाम है भगत सिंह जी। तो 1928 में HSRA, जो कि पहले 1924 में फाउंड की गई थी, उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। ये सब आपको याद रखना है, सारे फैक्ट्स।
आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1928 HSRA की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये स्पोर्ट्स की फील्ड का। ध्यानचंद जी के बारे में आपको पता होगा, हॉकी प्लेयर थे ये। इनका बर्थडे 29 अगस्त को आता है, जिस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ठीक है, आपको ये सारी बातें भी याद रखनी है, क्वेश्चन आता है इस पे। और यहाँ पर आपको फिलहाल बताना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 को 21 वाला किसको मिला था। फॉर रेसलर का नाम बताना है आपको, स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर। तो क्या नीरज चोपड़ा रेसलर है? नहीं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है आपके रवि कुमार, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह। तो आपको अगर स्पोर्ट्स की बात करें या रेसलिंग की बात करी हुई है तो रवि कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनको मिला था ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, बताइए आंसर क्या होगा। पीएम पोषण स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री पोषण स्कीम जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, आपको बताना है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। पीएम पोषण बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो आपको नाम पढ़ के लग रहा होगा कि ये पीएम पोषण है स्कीम, तो इसमें वुमेन या चाइल्ड की बात करी गई होगी, तो वही मिनिस्ट्री होंगी इससे संबंधित। पर इसका आंसर नहीं है, गलत आंसर है ये पहला। चाइल्ड के लिए तो है, ये चिल्ड्रन के लिए है जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं, तो उनके लिए इस स्कीम में बोला गया है कि हॉट मील प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट एडेड स्कूल की बात करी गई है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखना है आपको, ठीक है ये बात। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ये एक्सटेंड करके दे देता, यहाँ पर चिल्ड्रन लिख देता है, चिल्ड्रन के लिए एक स्कीम है, तो आप फट से यहाँ पर देख के ये मार्क कर देते, आंसर वो गलत हो जाता। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये स्कीम है, पीएम पोषण स्कीम। तो चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग आंसर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की नहीं, यहाँ पर आर्टिफिशियल नेचुरल इकोसिस्टम की बात नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोरल रीफ्स, एक्वेरियम। तो ये आपका इंग्लिश में स्पेलिंग पूछी जाती है एक्वेरियम की, उसमें गलत स्पेलिंग देते हैं ऐसे करके, ACCQUARIM और या AC, तो आपको ये लगने लगता है ACQ तो हो गई, पर यहाँ पर इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। एक्वा AQUARIUM होता है, ठीक है, एक्वेरियम की स्पेलिंग। तो इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका SSC का। तो यहाँ पर हम जीएस की बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आर्टिफिशियल पूछा है, ग्रासलैंड तो नेचुरल है, डेजर्ट नेचुरल है, कोरल रीफ भी आपको पता है अंडमान निकोबार या इस वहां पर पाए जाते हैं ये सब, और तो एक्वेरियम तो आर्टिफिशियल है। ये इकोसिस्टम तो बनाया जाता है एक्वेरियम, आपको पता है, फिशेस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे MTS 20 जून के 2023 शिफ्ट 1 जो हमने आज डिस्कस किए। ठीक है, तो आपको बताना है कि
कमेंट्स में कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताना है कि ये कैसा लग रहा है आपको सीरीज। 2023 के हमने बात करी थी आज क्वेश्चन की, तो इसी के साथ एंड करते हैं इस सेशन।